लो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। बच्चों अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, 2024 देना है ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्न जो हर साल अगर हम बोर्ड एग्जाम में देखें तो आने वाले जो भी हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे आंकिक प्रश्न हैं जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, इन सारी चीजों पर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को देखना है और आपको क्या करना है, कॉपी एंड पेन लेकर बैठना है ताकि आप हर एक क्वेश्चंस का आंसर और उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लिख सको, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपको एक एक क्वेश्चन लिखते हुए चलना है, कॉपी पे लेकर बैठना है और आपको क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलना है। हर एक क्वेश्चन को नोट करना है, पढ़ने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है और उसमें जो सूत्र प्रयोग किए जा रहे हैं उन सूत्र पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा फिर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और इसी में आपको पता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ आंसर दिए रहते हैं और इसमें हमें एक संकेत कर रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 है कूलम। ये आपको याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रहा है। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या करना है, सॉल्व। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम नोट करेंगे गिवन वैल्यू या गिवन हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें जो हैं वो हमें दे दी गई हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पर जो R का मान दिया गया है वो 1 मीटर दिया गया। ठीक है सर, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं बच्चों हम E से। E हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है सर, और यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं हम E से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि Q दिया कितना गया है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना दिया गया है। अब बात आती है सर हम इसमें कौन सा सूत्र लगाए ताकि आपको अच्छे से पता हो सके। तो बच्चों आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी, तीव्रता में आपने क्वेश्चन में आप डेरिवेशन जो सिद्ध किया था उसमें आपने एक सूत्र पाया होगा, 1/4πε0 इनटू कर सकते हैं Q/R²। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सूत्र आपने सिद्ध किया था, सिद्ध किया नहीं सिद्ध किया। ठीक है सर, फिर आप कहोगे सर 1/4πε0 या 4πε0 क्या है। तो बच्चों आपको याद रखना है 1/4πε0 जो है इसका एक मान होता है, कांस्टेंट मान होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। ये इसका कांस्टेंट मान होता है। इसके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर ये मान हम रख सकते हैं। ठीक है सर, आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों E हमसे पूछा गया है तो E = क्या हो जाएगा, इस पूरे के स्थान पर आपको ये वाला मान रख देना है, 9 × 10⁹ गुणे Q का मान बच्चों ऊपर है, A हमें दिया गया, कितना दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है सर, अब यहाँ पर R का मान दिया गया 1 मीटर, 1 का हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है सर, 1 का स्क्वायर किया। अब हमारे पास क्या है, देखिए E = अब 16 और 9 की अगर आप गुणा करेंगे, दशमलव को 1 मिनट के छोड़िए, 16 9 कितने होते हैं 144।
144 से तो होते हैं, ठीक है। अब दशमलव एक संख्या के बाद हमने यहाँ पर एक दशमलव लगा दिया, इनटू में आप देखिए इधर प्लस की घात 9 है, इधर माइनस की घात 19 है, तो अगर हम प्लस की 9 और माइनस की 19 से काटें तो 10 की पावर -10 बचने वाला है। 10 की घात -10 ही तो बचेंगे, 9 कट जाएंगे। इनटू में आपको क्या बचने वाला है, 1, क्योंकि 1 गुणे 1 आप लिखोगे तो 1 ही आएगा, और इस 1 को अगर भाग करोगे तब भी इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ई इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 14.4 गुणे 10 की पावर -10, ठीक है सर। फिर सर आप बताइए हमें इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अगर आप इस संख्या को और भी अच्छे से लिखना चाहेंगे जब, तो बच्चों आपको ई इक्वल टू आप लिख सकते हो 1.44 गुणे 10 की पावर -9। बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर दशमलव है, ठीक है, अगर इस दशमलव को हम इधर घटाते हैं, इधर ले आते हैं इधर, तब हमें घातें जो हैं वो माइनस में काउंट करनी है, किसमें, माइनस में बढ़ती हैं। लेकिन अगर दशमलव यहाँ पर था, यहाँ पर दशमलव नहीं है, मान लीजिए 100 लिखा है, दशमलव यहाँ पर है, अगर हम दशमलव इधर ला रहे हैं 2 संख्या के बाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घातें 2 प्लस में काउंट करनी पड़ेंगी। इधर 2 संख्या के बाद ला रहे थे, 2 माइनस में काउंट करनी पड़ेंगी। ये चीज आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, दशमलव यहाँ पर लगा था, एक संख्या आगे बढ़ाया तो प्लस में घात काउंट की। जब हमने प्लस में घात काउंट की तो हमसे मान लीजिए हमारे पास 1 रुपए आया हमारे पास कहीं से, और किसी के हमसे हमारे ऊपर 10 रुपए पहले से उधार थे, तो मैंने 1 रुपए चुकता कर दिया, माइनस के 9 बच गए। मात्रक वही होगा, न्यूटन प्रति कूलम, और ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आपको क्या करना है, आंसर को इस तरीके से डब्बे या बॉक्स में पैक कर देना है, या आप ब्लैक पेन से डबल अंडरलाइन भी अपनी कॉपी में कर सकते हो। समझ में आया? ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल कोई हुआ नहीं होता है, बस आपको अच्छे से उनको समझ लेना होता है, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। क्या देखिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उसका वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कर रहे हैं बच्चों, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम नोट डालेंगे एक हेडिंग गिवन, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो दी गई हैं। देखिए बच्चों, हमें इसमें क्या क्या दिया गया, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलम को किसी इतने कूलम जो है, इतना जो है एक 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलम को, ठीक है, कूलम आवेश को, जो इतना आवेश है, इसको आवेश को हम लिख लेते हैं Q0 से। आवेश कितना दिया गया है, 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलम, ठीक है। इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि वर्क दिया गया है W = 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल, ठीक है सर। अब हमसे कह रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा, वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है, इसके बारे में निकालना है। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, V = होता है W/Q0। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, ठीक है। अब हमें इसी सूत्र में मान रखना, हमें B निकालना है। तो बच्चों हमें W का मान दिया गया है 1.7 गुणे 10 की पावर -5, ठीक है सर। अपॉन में Q0 का मान दिया गया है 3.4 गुणे 10 की पावर -7, ठीक है सर। अगर बच्चों हम बात करें 10 की पावर -7 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो 1.7 गुणे 10 की पावर -5 गुणे 10 की पावर 7, ये हो जाएगी प्लस की, ठीक है। अपॉन में क्या बचेगा, देखिए 3.4 बचेगा, ठीक है सर। इधर से दशमलव हटाते हैं, इधर से दशमलव हटाते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1/2, यानी कि 1/2 गुणे 10 की पावर प्लस के 2 बचेंगे। इधर देखिए प्लस के 7 है, माइनस के 5 है, तो अगर हम बात करें तो 2 बचेंगे, ठीक है सर। इस प्लस की घात 2 का क्या मतलब है बच्चों, इसके आगे हम 1 के आगे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने 2 जीरो बढ़ा लिया अपॉन 2, अब इसको भाग कर दे, 2 पंचे 10 है, ठीक है। अगर देखिए अब हमारे पास क्या आया, V = आ गया है 50, मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों आप समझ रहे हो कि यहाँ पर 2 थे, 2 जीरो के बढ़ा दिए। बच्चों अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 10 है और 5 है, गुणे 10 की घात +5 लिखा है, तो इस 5 घात का मतलब है कि इसके आगे हम 5 जीरो बढ़ा सकते हैं। 5 जीरो बढ़ा लीजिए इसके आगे,
ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस के 5 हो तब क्या करोगे? तो बच्चों आपको जो यहाँ पर 5 लिखे थे इसका मतलब है 1 लिख लीजिए, उसके आगे 5 जीरो बढ़ा के इसको भाग कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, थोड़ी जानकारी देनी थी मैंने दे दी आपको। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की। देखिए बच्चों, हमारा जो तीसरा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज को ध्यान से अच्छे से समझाऊंगा। बच्चों ऐसा हमारे पास कुछ चित्र आपको बीच में बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी पर बन के आएगा, जो आपका पेपर मिलेगा उस पर। ठीक है, फिर कहेगा कि बिंदु ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें बिंदु ए है और बिंदु बी है, इनके बीच में तुल्य धारिता, कुल धारिता कितनी है? और तुल्य धारिता का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बिंदु ए है, इसके बीच में सिर्फ एक हमें चाहिए संधारित्र लगा हुआ, और यहाँ पर बिंदु बी होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कई सारे लगे हुए हैं, हम इनको बिल्कुल ध्यान से आसानी से सॉल्व करने वाले। तो बच्चों आप कहें तो मैं इसको नॉमिनेट कर दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बच्चों मैंने इसको मान लिया C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3, इसको मान लिया C4, C5, C6 और C7, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और हमें भी आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। आप ABCDEFG जो भी माना ना चाहे मान सकते, नहीं मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लेते हो ना तो आपको ही समझ में और आएगा, और मैं आपको इसीलिए माना है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आप बच्चों देख रहे हो ना कि एक C2 और C3 दोनों किस क्रम में लगे हैं? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, माना C2 तथा C3 समांतर क्रम में है या समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमें बहुत सारे मान निकालने, तो इसको हम C' मान लेंगे। C' इक्वल टू C1 होता है प्लस C2 होता है। आपने सूत्र समांतर क्रम का पढ़ा होगा, यहाँ पर प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम C' निकाल लेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें तो C1 का मान यहाँ पर कितना है, C2 का, यानी कि C1 C2 इससे कोई मतलब नहीं, जो भी जुड़े उन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 2 है कि 2, यानी कि 2 + 2 इक्वल टू 4, यानी कि C' इक्वल टू आ गया 4 μF, 4 माइक्रोफैरेड। यानी कि इन दोनों तारों को जो हमने हल किया बच्चों, तो इसके बीच में सिर्फ एक तार बचा है। यहाँ पर आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको कट कर दीजिए और इसको 4 माइक्रोफैरेड कर दिए। इन दोनों को हल करने के बाद एक तार हमारा बचा है, वो बचा है 4 μF का, और ए आया हमारा है C'। समझ में आया इतना? अब आप देखिए एक ए, अब ये तो हट गया है, एक ए और एक ए, ये दोनों किस क्रम में आपको लग रहे हैं? श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, नहीं लग रहे? ये बताइए। लग रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, C1 तथा C' श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। बच्चों आपने श्रेणी क्रम का सूत्र पढ़ा होगा, 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे होते हैं। तो हमें 1/C की जगह पर हमने यहाँ पर C' माना था, यहाँ पर हम मान लेंगे C', क्योंकि हमें बहुत सारे मान निकालने हैं और लास्ट में तुल्य धारिता निकालनी है। तो बच्चों C1 का मान है 1/ ऊपर वाला कितना है, 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/4। बच्चों 8 और 4 का आपको निकालना पड़ेगा LCM। जब बच्चों आप इनका LCM यानी कि लासा जब निकालोगे तो आ जाएगा 8, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2, यानी कि 3/8 आ गया। कितना आ गया? 3/8, यानी कि C" इक्वल टू आ गया 3/8 μF। तो बच्चों इसका हमारे कहने का मतलब क्या आया है, अगर आप समझ रहे होंगे कि यहां पर जब हमने इन दोनों को 1 2 तीनों को हल किया है, तो तीनों तार मिलकर एक तार बीच में बना रहे हैं, वो आ रहा है 3/8 μF का, और जिसका मान है $। ठीक है, अब हमें यहां पर याद रखना है, ए भी हमारा कट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब हमारे पास यहां पर सिर्फ एक तार बचा है, तो हमने क्या किया, इसको एक साइड से हल कर लिया। ठीक है सर, अब बच्चों में इधर वाला हल कर लेते हैं, इधर भी हल करना है। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों किस क्रम में लगे, एक ही तार अगर यहां से हम खींचे, इसको फैला दें तो हमको एक तार मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, C4 तथा C5 किस क्रम में बच्चों लगे हैं, श्रेणी क्रम
में, किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में है। और सूत्र तो आपको पता ही है, तो हम यहाँ पर सी डबल डैश मान चुके हैं, सी ट्रिपल डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, सी ट्रिपल डैश। तो हमारा क्या है, पहला 6 माइक्रोफेरेड का है प्लस हमारा है 12 माइक्रोफेरेड का। इन दोनों को हम हल करेंगे और इनका निकालेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक, तब आएगा 12। अब 6 दूनी 12 और 12 एकन 12, यानी कि ऊपर आया 3, नीचे आया 12, 3 एकन 3 और 3 चक्कू 12। ठीक है, तो सी डबल डैश सी ट्रिपल डैश इक्वल टू आ जाएगा 4 म्यू एफ। ये तो आ गया 4 म्यू एफ, यानी कि दोनों को जो हमने हल किया है तो इसके बीच में एक तार आया है, वो आया है 4 माइक्रोफेरेड का। अब ए वाला तार और ये 4 माइक्रोफेरेड का तार, आपको ये दोनों किस क्रम में लग रहे होंगे, समांतर क्रम के। मान लीजिए एक तार यहाँ पर ए है, ये है हमारा, अब 4 माइक्रोफेरेड का नया तार बना है, ए भी नहीं बचा, ए भी नहीं बचा, अब हमारा आ गया 4 माइक्रोफेरेड का। अब ये दोनों किस क्रम में लग रहे हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, सी ट्रिपल डैश तथा इसको हमने माना था C6, C6 किस क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में। किस क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में। ये चीज आपको याद रखना है। किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में। ठीक है, अब यहां पर मान लेंगे C4 डैश। अब हमें इन दोनों समांतर क्रम का मतलब है इन दोनों को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, सूत्र आपको पता ही है, ये वाला ऐसा सूत्र होता है। ठीक है, तो 4 + 4 यानी कि C4 डैश इक्वल टू आ गया 8 म्यू एफ। कितना आ गया बच्चों, 8 म्यू एफ। ठीक है सर, हो गया काम तमाम। ठीक है सर, हो गया काम तमाम। ए वाला भी हट गया, ए वाला सब कुछ हट गया। और यहां पर अगर हम मान लें तो एक हमारा तार आ गया है, वो आ गया है 8 म्यू एफ का, और इसका है मान C4 डैश। इतना आ गया। अब हमारे पास सिर्फ 3 संधारित्र बचे हैं, सबको हल करते हुए जो माए हैं। एक हमारा ए वाला बचा है 3/8 वाला, एक ए हमारे 8 माइक्रोफेरेड, और एक ए बचा हमारा है। ठीक है, अब आपको ये दोनों एक ही तार में लग रहे होंगे, ए तार हमारा अलग है, ए तार एक ही है, तो आपको ये दोनों किस क्रम में लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो इनको भी हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे, इधर देखिए, C4 डैश तथा, और ए वाला बच्चों हमारा है C7, C4 डैश तथा C7 समांतर क्रम में। ठीक है सर, समांतर क्रम का आपको सूत्र तो पता, सॉरी बच्चों, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम बच्चों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं इनको देखिएगा, दोनों एक ही तार में लगे हुए हैं। किस क्रम में है बच्चों, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आप इससे आगे का देखिएगा। ठीक है, यहां तक आया। अब हम बात करेंगे C5 डैश की। श्रेणी क्रम का सूत्र आपको पता ही है। अब हमारे पास 1/C4 डैश का मान कितना आया बच्चों, ए वाला है 1/8 हो जाएगा, प्लस C7 का मान कितना है हमारा 1 म्यू एफ है। कितना है, 1 म्यू एफ। इसका जब हम बच्चों एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ओनली ऑन 8। ठीक है, अब 8 एकन 8 और 1 अट्ठे 8, यानी कि 9/8, कुछ ऐसा ही तो आने वाला है। ठीक है सर, अब C एक मिनट रुक जाइए बच्चों, 1 मिनट। C 1/C5 डैश है, 1/C5 डैश, क्योंकि श्रेणी क्रम है ना। ठीक है, 1/C5 डैश है। ठीक है सर, 1/C5 डैश, इसका मान कितना आया है 9/8। समझ में आया। ठीक है सर, अब अगर हम बात करें C5 डैश का मान निकालें, C5 डैश का, तो बच्चों आएगा 8/9। कितना आएगा, 8/9 म्यू एफ। ठीक है सर, अब बच्चों यहां पर भी आप इसी प्रकार से देख लीजिए। यहां पर 1/C डबल डैश का मान है 3/8, तो हम C डबल डैश का जो मान आएगा वो 8/3 आएगा। क्यों आएगा, देखिए यहां पर इसको देखिए साइड में बच्चों, ध्यान नहीं दिया वहां पर। ठीक है, 3/8 था, इसको तिरछा गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इसका 8 एकन 8 हो जाएगा, और 3 C के साथ में जाएंगे तो 3 नीचे आ जाएंगे, 8 ऊपर हो जाएंगे। तो इसीलिए C डबल डैश का मान ए वाला है 8/3 म्यू एफ। कितना है बच्चों, यहाँ पर 8/3 म्यू एफ कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों इन सभी तार को हल किया, इसको हल किया, इसको हल किया, सभी को हल किया है। एक तार हमारा ये
8/3 माइक्रोफैरड का बचा है, और एक तार हमारा यहाँ पर बचा है 8/9 माइक्रोफैरड का। कितना? 8/9 माइक्रोफैरड का। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास और इसका जो है C50 है। अब हमारे पास C50 और C" बचा है, इनको हल कर लेंगे, हमारे पास एक तार बन जाएगा और उसी तार का मान हम रख देंगे, बस खेल हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका मान रखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज से आपको क्या करना है, अब हम लिखेंगे माना C50 तथा C" किस क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में है। किस क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र आपको ही पता है, C = होता है C1 + C2। कितने भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, तो C = क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर C1 इसका मान कितना है? 8/3 प्लस इसका मान है 8/9। अब बच्चों में क्या करना है? 3, 8, 9 का हमें निकालना है एलसीएम, यानी कि 3 से काटिए, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 3, 3 9, यानी कि कितना आया? 3 × 9। हमारा एलसीएम कितना आया है? 9। अब 3 × 9 3 बार जाएगा, प्लस 3 बार 3 की गुणा हो जाएगी किसमें? 8 में, प्लस कितनी बार जाएगा? 9 × 9, यानी कि 8 में गुणा हो जाएगी 1 की। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ऊपर 8 × 24 प्लस 8 प्लस 9/9, इतने तो होने वाला है। 24 और 8 को अगर हम जोड़ देंगे, 24 और 36 और 2 32/9। तो बच्चों हमारा जो C = आया, तुल्य धारिता आई है 32/9 μFi है। यही हमारा आंसर है। क्या मतलब है कि इन दोनों तारों को हल किया तो हमारा मेन तार A था, यहाँ पर आया हमारा ये वाला बिंदु B, ए वाला बिंदु A है, और इसके बाद बीच में सिर्फ 1 माइक्रोफैरड बचा है, वो बचा है 32/9 μF का। एक हमारा संधारित्र बचा है। इतना बड़ा न्यूमेरिकल था बच्चों, मैंने आपको एक एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान से समझा दिया है। आपको याद रखना है, पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम बात करते हैं चौथे न्यूमेरिकल की। चौथा जो हमारा न्यूमेरिकल है वो कह रहा है किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज B का समीकरण दिया गया है। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज B जो है उसका हमें समीकरण दिया गया है B = 40 sin ωt। 40 sin ωt वोल्टेज से प्रदर्शित होता है। समय वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, फिर नोट करेंगे गिवन। ठीक है सर, लेकिन हमें वोल्टेज का समीकरण एक दिया गया है B = 40 sin 100πt। 100πt ये समीकरण हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ठीक है सर, और वो जो वोल्टेज समीकरण होता है एक्चुअल में है वोल्टेज समीकरण B = होता है बच्चों B0 sin ωt। ये सूत्र, ये हमारा जो होता है B का एक्चुअल समीकरण ये होता है। ठीक है सर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा B के स्थान पर B दिया गया है और B0 के स्थान पर 40 दिया गया, साइन की जगह पर साइन है। ωt यहाँ पर बच्चों 100 है। ठीक है, ωt के स्थान पर दिया गया है 100t। ठीक है सर, अब देखिए हमें पता है कि B0 = यहाँ पर हमें कितना दिया गया है? B0 = दिया गया 40। ठीक है सर, और ωt के स्थान पर कितना दिया गया है? ωt के स्थान पर दिया गया है 100πt दिया गया। अब t से t को कोई कर देंगे हम कैंसिल। क्या कर देंगे? t को t से कर देंगे कैंसिल। अब बचा ω = 100π। 100π बचा, इतना ही तो बचा 100π। ठीक है सर, फिर हमें पता है चूंकि ω बराबर क्या होता है? 2πf होता है। बच्चों ये f बना है, ये हमें पता है ω = होता है। ठीक है सर, और भी इसको सही कर लेते हैं। तो ω के स्थान पर रखेंगे 2πf = दिया गया 100π। अब पाई से पाई को कर देंगे हम कैंसिल। ठीक है सर, पाई को पाई से कैंसिल कर दिया। अब बचा हमारा 2f = 100। क्या बचा? 2f = 100 बचा। ठीक है सर, अब हमें f = अगर हम बात करें तो 100/2 हो जाएगा, 50 दूनी 100, यानी कि जो f = आया है वो आ गया 50 और इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों हर्ट्ज। या फिर आप इसको हर्ट्ज लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हर्ट्ज होता है
इसका मात्रक। अब हमारे यहाँ पर एफ आ गया और आप सोच रहे साइन, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, साइन का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास एफ आ गया है, यहाँ पर एफ तो निकल आ गया। अब हमसे बोलता है समय वोल्टेज ज्ञात कीजिए, यानी कि समय वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए हम बात करें आवर्तकाल की। आवर्तकाल इज इक्वल टू होता है बच्चों टी, आवर्तकाल को टी से लिखते हैं और होता है 1/f। क्या होता है 1/f। तो 1/f का मान हमारे पास आया 50, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, भी नहीं कटेगा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 0, 50 दूनी 100, 50 दूनी 10, ठीक है। अब आया या 50 दूनी 100 कर दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 0.02। और इसका मात्रक आपको पता ही है, समय का क्या होता है सेकंड। तो बच्चों टी इक्वल टू जो आया है 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। समझ में? ये न्यूमेरिकल हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है और आता रहेगा, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखिए, वो भी न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों अगर ये जो न्यूमेरिकल अगला हमारा दिया गया है, अगर हम बात करें तो NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसमें भी न्यूमेरिकल आ चुका है जो आपके बोर्ड में भी आता है। इस न्यूमेरिकल को पहले पढ़िए ध्यान से, फिर समझिएगा। यदि 50 सेंटीमीटर लंबी प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है 4 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर इंटू मीटर है, उसमें 8 एम्पियर की धारा बह रही है। बताइए इसमें फेरों की संख्या क्या होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको और भी ध्यान से देखिएगा, सॉल्व और नोट करते हैं। गिवन कुछ वैल्यूज हैं जो हमें दे दी गई हैं, ठीक है बच्चों। गिवन में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर लंबी है। सबसे पहले हम बात करें इसमें निकालना क्या है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें सूत्र पहले पता होना चाहिए। परिनालिका, पहले आप सूत्र समझ लीजिए, फिर और आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ सकता है। परिनालिका के केंद्र पर हमें कहाँ पर निकालना है, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तीव्रता को अगर हम B से डिनोट करें तो B इक्वल टू होता है μ0 स्मॉल n I। I क्या है, धारा है, सॉरी V0 इक्वल टू μ0 स्मॉल n I। ये हमें सूत्र पता है, ठीक है सर। जो बच्चों यहाँ पर n है, इस n का मतलब है कि जो हमारा n कैपिटल N अपॉन स्मॉल है, n का कैपिटल N का मतलब है कि उसमें प्रणालिका जो उसमें फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या को डिनोट करता है, फेरों की संख्या, अपॉन L जो होता है परिनालिका की लंबाई डिनोट करता है। क्या आता है, परिनालिका की लंबाई, यानी कि स्मॉल n का मतलब है प्रति फेरे में परिनालिका इनकी प्रति मीटर में परिनालिका में फेरों की संख्या बात कर सकते हैं, यानी कि प्रति फेरों में परिनालिका की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास A आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस n के स्थान पर इसको मान रख सकते हैं, मान रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए B इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 का मान आपको पता होना चाहिए, क्या रखते हैं 4 पाई, क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 रखते हैं, ठीक है, μ0 का मान। और इससे पहले अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी कि जो B का मान है वो बच्चों दिया गया 4.2, 4 × 10⁻²। और यहाँ पर फेरों की यदि किसी लंबाई प्रणालिका की लंबाई L इक्वल टू दिया गया 50 सेंटीमीटर और धारा I इक्वल टू दिया गया बच्चों 8 एम्पियर। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना दिया गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर B का मान हमें दिया गया है, ये दिया गया 4 × 10⁻² इक्वल टू अपॉन इनटू, अब हमें क्या करना है, 5/0 का मान रख दिया। En क्या है, फेरों की संख्या हमें निकालनी है, अपॉन L जो है लंबाई है दी गई है 50 सेंटीमीटर, इंटू सेंटीमीटर को कर देंगे मीटर में, 10⁻² से गुणा करेंगे, इंटू में I होता, I का मान दिया गया 8, ठीक है। 8 को कैंसिल, 2 चक्कू 8, 25 चक्कू 100, ठीक है, 4 बार गया। अब इसको काट दीजिए, 4 से इस 4 को कर दीजिए कैंसिल, ठीक है, कर दिया कैंसिल, नहीं किया, ठीक है। अब ये जो n है हमें क्या चाहिए, n क्या चाहिए, n चाहिए ना। अब n इक्वल टू हमें लिखना है। अब जो बच्चों ये है 25 चक्कू 100, ये तो इधर आ जाएगा, तो 25 गुणे -2 जुड़ जाएंगे, 10⁻⁻4 हो जाएंगे। अपोन में क्या बचेगा, इसको देखिए, अपोन में हमारे पास बच रहा पाई, क्या बच रहा है, पाई बच रहा है।
पाई का मान आपको पता ही है क्या होता है, 3.14 इंटू में क्या बच रहा है, ए वाला 4 बच रहा है, गुणे में क्या बच रहा है, 10 की घात माइनस के 7 ए वाली बच रही है। ठीक है सर, पाई का मान 3.14 जब आप इसकी गुणा करोगे तो 25 गुणे 10 की घात माइनस के 4 अपोन में 3.144 4 चक्कू 16 के 6 4 1 4 1 5 लगाए 0.4 12 12.56 इंटू 10 की पावर -7 इतना बचा। अब बच्चों 10 की पावर -7 ये तो हम अपने ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 12.56। अब बच्चों यहां पर क्या बचेगा, 25 गुणे 10 की पावर 3 बचेगा प्लस में, क्योंकि माइनस के 3 से घट जाएगा। अब बचा 12.56। अब बच्चों 12.56 ठीक है। अब बच्चों इस 12.56 यानी कि 12.56 जो है इसको आप 25 गुणे 10 की घात -3 को भाग दोगे, या 25 गुणे 10 की घात -3 को हटाइए, 25 के आगे 3 जीरो बढ़ा लीजिए और 12.56 से इसको भाग दे देना। जब आप इसको भाग दे दोगे तो बच्चों 1990 आंसर आएगा। 1990 आप इसका आंसर लिख लेना और यही आंसर इसका राइट है। यही इतने फेरों की संख्या जो हमारी है वो 990 फेरों की संख्या आ जाएगी। और ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो न्यूमेरिकल नीट में आ सकता है ईपी बोर्ड में पक्का आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये न्यूमेरिकल ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, छठा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि समझिएगा इसको ध्यान से। 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। ठीक है सर, चालक में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान की गणना करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, फिर लिखेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको पता होना चाहिए हमें दिया गया V इक्वल टू चालक के वेबर इतने मीटर के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कितना, एक सीधा चालक इतने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में इतने वेग मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि B का मान दिया गया है 0.9। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, 0.4 मीटर लंबाई, यानी कि 0.4 मीटर ये हमारी लंबाई दे रहा है, लेंथ दे रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इतने बेग से, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड के बेग से, यानी कि बेग इक्वल टू दिया गया 7 मीटर पर सेकंड। इसके भी मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक क्या दिया गया, मीटर है, लिखा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 7 मीटर पर सेकंड की। अब कह रहा है विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान की गणना करना, यानी कि ई मैक्सिमम पूछ रहा है। इसका आपने सूत्र पढ़ा था BVL इक्वल टू BVL। ठीक है सर, अब VVL को निकालिए। अब यहाँ पर E मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा समझिएगा, इस B का मान है 0.9 गुणे इस B का मान है 7 गुणे इस L का मान है 0.4, यही तो मान है। ठीक है सर, अब अगर हम इनकी बात करें 9 चौक 36 गुणे 10 7, अब यहाँ पर 0.36 आएगा क्योंकि दो संख्या के बाद दशमलव। ठीक है, अब आप इसको भाग कर गुणा कर दिए, 7 छिंग 42 के 2 हासिल के 5, 7 21, सॉरी 42 के 2 हासिल के 4, 7 21, 21 और 4 बच्चों कितने होते हैं 25। अब आपको पता है दशमलव कितनी संख्या के बाद लगाना, 1 और 2, तो हमें लगाना है 2 संख्या के बाद दशमलव, यानी कि ए मैक्सिमम इक्वल टू आ गया हमारा है 2.25 वोल्ट। एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, ये आपका आंसर आ गया। इस न्यूमेरिकल को मैंने क्यों बताया, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, छोटा बेसिकल लेकिन बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, 1 से 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखिए, और एक अच्छा न्यूमेरिकल अगला न्यूमेरिकल हमारा है। ठीक है, क्या कहता है इसको समझिए ध्यान से। ये न्यूमेरिकल आपकी सेकंड बुक का है। ठीक है, एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 200 सेंटीमीटर है। एक उत्तल पृष्ठ है, उसकी जो त्रिज्या दी गई है वो 200 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों, यहाँ पर 200 नहीं, आप 20 कर लीजिए ताकि आपको हल करने में मतलब थोड़ी गुणा कम करना पड़े। ठीक है, और रियल और रूल तो वही लगेंगे। ठीक है, इसमें पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी कोई पिन है, उसका जो पिन का जो प्रतिबिंब बन रहा होगा उसकी दूरी ज्ञात करनी है, और प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, यानी कि हमें 3 मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है, सॉल्व लिख लीजिएगा और फिर लिखिएगा गिवन, यानी कि क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें हमें कुछ मान दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, त्रिज्या कितनी दी गई है, R1 कितना दिया गया
इतने सेंटीमीटर उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, एक समतल उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या मतलब एक समतल है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर इतने त्रिज्या के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई बच्चों इसको मानेंगे R2, क्या मानेंगे R2, R2 इक्वल दिया गया 20 सेंटीमीटर। अब उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या समतल है, ठीक है, तो इसको मानेंगे माइनस में, और R1 जो है उसकी लिमिट यहाँ पर दी गई नहीं, वहां पर मान लेंगे अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट। यहाँ पर n का मान दिया गया अपवर्तनांक 1.5, ठीक है सर। और हमें क्या दिया गया देखिएगा, हमसे पूछा गया सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी यानी कि f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर हमसे पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी के बाद में हमसे इसके प्रतिबिंब की क्षमता यानी कि मान लीजिए U हमें यहाँ पर दिया गया है, U का मान कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर, U हमेशा 80 सेंटीमीटर माइनस में रहेगा। B इक्वल टू हमसे पूछा गया है, और तीसरे में हमसे पूछा गया, ये दूसरा था, तीसरे में हमसे पूछा गया आवर्धन क्षमता यानी कि M इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमसे इतने मान हमसे पूछे गए और हमें बहुत कुछ दिया गया है। तो सबसे पहला अगर हम पहले को हल करें तो क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर हमें इसकी F क्षमता निकालनी है तो आपको एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, 1/F इक्वल टू लेंस वाला सूत्र, n-1 इंटू में होता है 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का मान हमें दिया गया 1.5 माइनस के 1, ठीक है सर, इंटू में 1/R1 का मान दिया गया अनंत, माइनस 1/R2 का मान दिया गया माइनस के 20, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस, हो गया प्लस, ठीक है सर। इस 1 अनंत का मतलब है 0 हो जाएगा, 1/F इक्वल टू आ जाएगा 1/5 से 0.5 से 1.5 से हम 1 को घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, इंटू में क्या बचेगा देखिएगा, यहाँ 0, ठीक है, इधर देखिए इधर तो 0 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 1/20 ही तो बचा बच्चों, क्या बचा 1/20 बचा, 20 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लगा है, इस दशमलव को अगर हम हटा दें, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दें, अब काट दें, 5 चक्कू 20, यानी कि 1/F इक्वल टू आ गया बच्चों हमारा 1/40, यानी कि F इक्वल टू बच्चों हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर, यानी कि पहले में जो F पूछा जा रहा था वो आया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा एक मान है जो है वो हमारा आ गया है, ठीक है सर। अब एक मान जो आ गया कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए अब एक मान आ गया, अब हमें दूसरे में B निकालना है। अब हमें एक सूत्र आपने पढ़ा था 1/F इक्वल टू होता है 1/V माइनस 1/U, ठीक है सर। 1/F का मान हमें दिया गया कितना आया 40 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1/B हमसे निकालना है, 1/F माइनस 80 दिया गया है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/V प्लस 1/80, ऐसे ही तो कुछ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हमें निकालना क्या है 1/V, 1/B निकालना 1/40, ठीक है। अब ये जो इधर जाएगा 1/80 माइनस में हो जाएगा, ठीक है सर। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों आएगा 80, जब इसमें हम एलसीएम 40 और 80 का निकालेंगे, ठीक है। अब इसको 40 दूना 80 और 40 एक्कन 80 एक्कन 80, यानी कि 1/80 आएगा, 1/80 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 1/80 आया। अब हमें B इक्वल टू चाहिए, तो B इक्वल टू आ गया 80 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 80 सेंटीमीटर कैसे। अब हमें 1/V था, 1/80 है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, यानी कि B के साथ में आया 1 इक्वल टू 80 आया। अब B इक्वल टू निकालना 80/1 हो जाएगा, 1 मतलब 80, B इक्वल टू 80 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना तीसरी कंडीशन में M आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का आपने सूत्र पढ़ा था M इक्वल टू V/U, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का मान आया 80, U का मान है 80, यानी कि माइनस के 80 था, 80 एक्कन 80 यानी कि -1। आवर्धन क्षमता आएगी A-1, आप याद रखिएगा। सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल, कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी और वो आपने लगा दिया और हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। समझ में आया। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, जो हमारा 8वां न्यूमेरिकल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 बार आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी बिंदु A और बिंदु B के बीच में तुल्यधारिता निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, नॉमिनेट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको मान लिया C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3, इसको मान लिया C4, 4 संधारित्र लगे हैं, ठीक है सर। हम सॉल्व करेंगे इसको। माना ये दोनों आपको किस क्रम में लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में। माना C1 व C2 श्रेणी
क्रम में है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C/1/C1 प्लस 1/C2। इसको मान लेंगे C डैश, ठीक है। तो 1/C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/C1 का मान 2 है और 1/C2 का मान भी 2 है, 2 प्लस 1/2। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2 प्लस ऊपर भी आएगा, एक एक जुड़ जाएंगे क्योंकि 1 + 1 इक्वल टू 2, 2/2 यानी कि 2 × 2, यानी कि C डैश का मान आएगा 1। मात्रा का आपको पता ही है μF। यानी कि अगर इस कहने का सीधा सीधा हमारा मकसद ये है कि बच्चों हमने इसको हल किया तो ये खत्म, इसको हल किया एक खत्म, बस एक तार यहाँ पर बचा है, वो बचा है 1 μF का। ठीक है सर। अब हम देख रहे हैं ये दोनों तार आपको किस क्रम में लग रहे हैं? लगभग समांतर क्रम लग रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, माना C3 तथा C डैश समांतर क्रम में है। किस क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में, ठीक है। इसको मानेंगे C डबल डैश। समांतर क्रम का सूत्र आपको पता ही है, C1 प्लस C2, जो भी है उनको हम जोड़ देंगे। C डबल डैश इक्वल टू क्या है? पहला तो 1 माइक्रोफैराड है और ये वाला हमारा आया 6 माइक्रोफैराड का, ठीक है। वो 5 माइक्रोफैराड और इक्वल टू जोड़ देंगे 6, यानी कि C डबल डैश इक्वल टू आ गया 6 μF, 6 माइक्रोफैराड का, ठीक है सर। बच्चों इसको हमने हल किया, इसको हल किया और इसमें एक तार बचा है 6 μF का। अब इसका मतलब बच्चों ये तार भी कैंसिल, यहाँ से एक तार सीधा हो गया, ये तार सीधा हो गया। इसको अगर हम यहाँ से पकड़े, इसको सीधा कर दें तो हमारे दोनों एक जो तार हैं एक ही में मिल जाएंगे, एक ही में मिलेंगे। यानी कि दोनों किस क्रम में बचे? हमारे श्रेणी क्रम बचा है। कौन सा क्रम बचा है बच्चों? श्रेणी क्रम बचा है। तो माना C डबल डैश तथा C4 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में है, ठीक है। हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यही तो है। 1/C1 का मान भी 6 है, 1/C2 का मान भी 6 है। इसका जब एलसीएम निकालेंगे वो भी 6 ही आएगा और एक एक ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 × 2, 2 × 3 = 6। 1/C इक्वल टू आया 1/3, तिरछा गुणा हो जाएगी, C इक्वल टू आ गया 3 μF, 2 × 3 = 6, 3 μF। ऐसे ही तो आएगा। तो बच्चों एक बिंदु और ए के बीच में तुल्यता जो C आई है वो हमारी है 3 माइक्रोफैराड, तुल्यधारिता जो आई है। और यही हमारा इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। समझ में आया? अगला न्यूमेरिकल देखिए। देखिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल क्या है? अगला न्यूमेरिकल कह रहा है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए? यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें सॉल्व करें अगर इस क्वेश्चन को और बात करें गिवन हम, तो आपको दिखाई दे रहा है एक तार है जिसके सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अब 12 वोल्ट यानी कि इसको चाहे E से लिखें या फिर V से लिखें, कितना आ गया है? 12 वोल्ट आया है, ठीक है सर। स्थापित किया जाता है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए? हमें कितना ऊर्जा प्राप्त करनी है? 900 जूल। W इक्वल टू 900 जूल। कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए पूछ रहा है। यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे, यानी कि T यानी कि टाइम इक्वल टू दिया गया 1 मिनट में, ध्यान रखिएगा 1 मिनट का समय लगे, ठीक है। तो इस तार में बहने वाली वैद्युत धारा I का मान, यानी कि धारा I भी हमसे पूछा गया, I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको पता ही बच्चों 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। आप देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हमें एक सूत्र पता है, E इक्वल टू होता है W/Q। E मानिए चाहे V मानिए, ठीक है। तो E का मान कितना दिया गया है? यहाँ पर 12 दिया गया है, इनटू W का मान दिया गया 900, Q हमसे पूछा गया है, ठीक है। अगर हम Q निकालें, इसके बटे में 1 माने, Q 12Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 900। इसकी तिरछा गुणा हो जाएगी। अब हमें Q निकालना है, Q इक्वल टू आ जाएगा 900 अपॉन में 12।
ऐसे ही तो आएगा। अब 12 चक्कू 12 सते 84, 12 सते 84 बचे 6, 12 पंचे 60, यानी कि Q इक्वल टू आ गया 75 कूलम। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत धारा I का मान। अब हमें I इक्वल टू एक सूत्र पता होना चाहिए, Q इक्वल टू आपने पढ़ा है IT, सूत्र आपने पढ़ा है Q इक्वल टू IT। अगर हमें I निकालना हो तो हम लिखेंगे Q अपॉन T, तो I इक्वल टू Q का मान आया 75, I का T का मान है 1 मीटर था, सेंटीमीटर में किया तो 60 आ गया। अब 60 से भाग करेंगे, 60 एकम 60 हो जाएगा, लगाया दशमलव, अब इधर बचे 15, बढ़ाया 0, 6 6 18, 6 दूनी 12, 120 हो गया, बचे 30, 6 पंचे 30, यानी कि 1 I इक्वल टू आ गया बच्चों 1.25 एम्पियर। ये हमारी धारा आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगला न्यूमेरिकल देखिए। अगला न्यूमेरिकल बच्चों ये न्यूमेरिकल हम बात कर चुके हैं इससे पहले, जिसमें एम्पियर की। हाँ बच्चों, ये न्यूमेरिकल हमने आपको सॉल्व करवा दिया है, ये न्यूमेरिकल हमने अभी आपको सॉल्व कराया है शायद क्वेश्चन नंबर 6 में। कोई दिक्कत नहीं है, डबल लिख गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, रियली सॉरी इसके लिए। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था, पीछे आप देखना ई मैक्स हमने इसमें पूछा जा रहा है, ई हाँ अधिकतम मान ई मैक्स इक्वल टू, हमने एक सूत्र लगवाया था BVL इक्वल टू। ठीक है, यही वाला सूत्र है इसमें, आप मान रख रहे हैं। छठा न्यूमेरिकल है, सेम वही न्यूमेरिकल है, डबल नोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो बच्चों ये थे जो टॉप 10 या हम बात करें 9 न्यूमेरिकल हमने आपको इसमें बता पाए हैं, क्योंकि एक डबल नोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत धीरे धीरे तरीके से समझा दिया है, आपको सारे न्यूमेरिकल समझ लेना है। और इन सूत्रों से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है आपके छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।